एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। तो आज हम चालू करेंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज का थर्ड लेक्चर, और हम आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आर सी एम इन केस ऑफ सेक्शन 9(3) ऑफ 5AA। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का केस हमने पढ़ा था। अब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के आगे के जो केस है आर सी एम के, फ्रॉम पॉइंट नंबर 6 ऑफ सेक्शन 9(3) जो गवर्नमेंट ने केसेस नोटिफाई किए हैं ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, कि इन पर तो आर सी एम लगेगा, हम उन केसेस से अब चालू करेंगे। ठीक है, तो चलो, 2 दिन से मेरी वीडियो आई नहीं, आई एम वेरी सॉरी। अब हम थोड़ा रेगुलर और रहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ट्राई करूँगा, हर दिन एक वीडियो तो डालूँ ही कम से कम, है ना। वैसे तो कोई देखो जल्दी नहीं है, बट स्टिल कंसिस्टेंसी मैं रखूँगा तभी तो आप रखोगे मुझे देख के। चलो आगे बढ़े, इसको बंद करो, लाइन बना दो एक, आप बना दो। ओके, चलो पॉइंट नंबर 6 ब्लू से लिखा है हमने। हाँ, पॉइंट नंबर 6 ऑफ सेक्शन 9(3) ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सर्विस सप्लाइड बाय, इसमें बॉक्स बना दो, बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट टू सेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स यहाँ पे कौन होगा? दैट इज पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, PLPT शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी यूज़ किया था। आप मत करना प्लीज़, मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बच्चे शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें, पर बच्चे सुनते नहीं हैं। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अब देखो, इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसमें मुझे आपको एक बॉक्स भी बनाना है कुछ समझाने के लिए, लेकिन वो मैं आपको ये चीज़ समझाने के बाद बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। बहुत सिंपल है, आपको ये लिखते लिखते ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी कोई डायरेक्टर या डायरेक्टर किसी कंपनी का या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, या जब भी कोई डायरेक्टर किसी कंपनी का या फिर बॉडी कॉर्पोरेट का, देखो बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनी आती है, बट बॉडी कॉर्पोरेट में और भी चीज़ें आती है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ कंपनी नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ें भी आती है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई डायरेक्टर किसी बॉडी कॉर्पोरेट का या किसी कंपनी का कोई सर्विस दे रहा है उसी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर उसी कंपनी को, तो वहाँ पर कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स देना होगा अंडर RCM, ठीक है। मतलब कोई डायरेक्टर है, ठीक है, और ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को ये डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, ये डायरेक्टर है और ये कंपनी है, इस कंपनी को ये डायरेक्टर कोई सर्विस दे रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें अंडर सेक्शन 9(3), राइट, तो सर्विस दे रहा है। तो देखो, यहाँ पर पर्सन लाइबल टू पे टैक्स विल बी द कंपनी गवर्नमेंट को कंपनी ही पे टैक्स पे करेगी, ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल है। लेकिन एक दिमाग की बत्ती जलाने के लिए आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे बस एक बात बताओ, याद है मैंने एज पर शेड्यूल 3 सप्लाई चैप्टर की बात कर रहा हूँ, एज पर शेड्यूल 3 पैरा नंबर 1, सर्विस सप्लाइड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैंने कुछ सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिया, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस मैंने गलत बोल दिया, वो बिजनेस से रिलेटेड था, आई एम सो सॉरी। देखो, अगर कोई सर्विस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में उसको हम सप्लाई ऑफ गुड या सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, पूछ रहा हूँ आपसे मैं, क्या पता आया हो कि डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय भी तो हो सकता है, कुछ डायरेक्टर तो एम्प्लॉय भी होते हैं, ठीक है। तो मुझे बस ये बात बताओ, जैसे होल टाइम डायरेक्टर हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरली एम्प्लॉय होते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होते हैं, कुछ केसेस में वो एम्प्लॉय नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या उनकी सर्विस पर भी, पहले तो हमने वैसे पढ़ा था शेड्यूल 3 में कि इन पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, GST लगता ही नहीं है, अब आप कह रहे हो कि इन पे RCM पे टैक्स देगी कंपनी। तो सर ऐसा कैसे? अब समझाता हूँ आपको एक बॉक्स से, कि कुछ डायरेक्टर और कुछ डायरेक्टर फॉर एग्जांपल कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, वो एज एम्प्लॉय कंपनी को सर्विस नहीं देते, ठीक है। हम वो चीज़ अब पढ़ेंगे कि कौन से केसेस है भाई, एम्प्लॉय सर्विस, अगर एज एम्प्लॉय वो सर्विस नहीं दे रहे कंपनी को, तो उस केस में भाई, उस केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस केस में RCM लगता है, क्योंकि जब डायरेक्टर किसी कंपनी का उस कंपनी को इन द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय सर्विस नहीं दे रहा, तो उस केस में टैक्स लगेगा, उस केस में GST लगेगा। लेकिन अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, तो उस पर GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको बॉक्स से समझाता हूँ और आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलो, हाँ, ये बॉक्स बनाता हूँ।
देखो, कोई भी डायरेक्टर या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर हम्म, अगर कोई भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉई है, ब्लैक से लिखता हूँ, छोड़ो यार, एम्प्लॉई है ऑफ कंपनी या फिर बॉडी कॉपरेट, मैं बीसी लिख रहा हूँ अभी, बीसी मत समझना आप, चलो मैं भी ऐसे ही करता था टीचरों के साथ पहले, सर ये बीसी क्या है सर बताओ सर, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है नहीं करना चाहिए था। नॉट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी और बॉडी कॉपरेट, ठीक है। देखो, दो केस मैंने आपको बोले, अगर कोई डायरेक्टर, यहाँ पे पेन मेरा, लेजर पेन, दो केस मैंने आपको बोले, अगर यहाँ पर कोई डायरेक्टर या कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है, या फिर कोई डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, तो हम पहले एम्प्लॉय है तो क्या होगा, एम्प्लॉय है तो क्या है, मैंने बताया आपको एज पर शेड्यूल 3 पैरा 1, एज पर शेड्यूल 3 पैरा 1 सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसको सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे, सो इट विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। जिसको नहीं समझ में आ रहा, मतलब आपने मेरी सप्लाई वाली वीडियो नहीं देखी है, या फिर आपने उसको सही से रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए यार, और नहीं आ रहा मतलब आपने नहीं देखी है, तो अब देख लेना उसको, ठीक है। ओके, इट विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी इफ डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है बॉडी कॉपरेट या फिर कंपनी का, मतलब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस नहीं दी है इन द कोर्स, इन द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इट विल अट्रैक्ट जीएसटी एंड आरसीएम में टैक्स लगेगा, आरसीएम में टैक्स लगेगा, आरसीएम में टैक्स कौन देगा, कंपनी या फिर बॉडी कॉपरेट। लास्ट टाइम इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक बार, ठीक है। अगर अगर ऊपर क्यों आ गया मैं, अगर कोई सर्विस सप्लाई, अगर कोई डायरेक्टर या फिर बॉडी, सॉरी पेन मिट जा, हाँ, अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी या फिर बॉडी कॉपरेट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी या बॉडी कॉपरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में कंपनी या फिर बॉडी कॉपरेट ही टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। और ये जो सर्विस प्रोवाइड करेगा ना डायरेक्टर, ये जो सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसमें आरसीएम में टैक्स पे करेगी कंपनी या बॉडी कॉपरेट, वो नॉट इन एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, मतलब वो डायरेक्टर एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉपरेट। अगर वो एम्प्लॉय कंसिडर करा जा रहा है, उस केस में इट विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर या फिर कोई डायरेक्टर किसी बॉडी कॉपरेट या कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वो एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किया जा रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो उस केस में कंपनी या बॉडी कॉपरेट ही टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, डायरेक्टर कोई टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला केस ज़रा याद रखना, ठीक है। अगर आपको बोल दिया गया कि वो एम्प्लॉय है, उस केस में तो भाई कुछ सोचना नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो आरसीएम में डायरेक्टर टैक्स नहीं देगा, टैक्स देगी कंपनी या फिर बॉडी कॉपरेट, ठीक है, बीसी। हाँ, चलो, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, चलो, इधर क्यों कर दिया मैंने, इसको नीचे करो, हाँ। 6 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। कितना टाइम हो गया हमें, बहुत टाइम लगा दिया यार मैंने इसको समझाने में। हाँ, अब देखो, अगला सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन होगा, ब्लैक से हम लिखते हैं, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, दोबारा से शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, इन टैक्सेबल टेरिटरी, टीटी। चलो, इसके एग्जाम्पल भी लिख लो आप, LIC हो गया अपना, GIC हो गया, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हाँ, तो सुनो, अब इसको समझते हैं, इस पॉइंट को, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, एक बॉक्स, नहीं बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो, ऐसे ही समझाता हूँ। देखो, अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू अ पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें समझने वाला है क्या, बहुत सिंपल है। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है, पर्सन में देखो मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी लोग कवर होते हैं, 14 पॉइंट्स है उसमें, ए से लेके एन तक मैंने आपको बताया था पर्सन के बारे में, ठीक है।
मैंने पता नहीं इस क्लास में बताया था आपको कि किस में बताया था, मेरे को लगता है इसमें नहीं बताया था आपको। हाँ, इसमें नहीं बताया आपको, सप्लाई में बताया, छोड़ो। हम्म, मतलब देखो, फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, और ये एलआईसी है, ठीक है। एलआईसी का इंश्योरेंस एजेंट अगर एलआईसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बदले में एलआईसी अगर कमीशन दे रही है इस इंश्योरेंस एजेंट को, ठीक है, उस केस में इस कमीशन पे टैक्स इंश्योरेंस एजेंट नहीं देगा, एलआईसी ही देगी अंडर आरसीएम। एलआईसी ही टैक्स देगी अंडर आरसीएम। एंड एलआईसी कौन है? पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। एलआईसी है पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। एलआईसी पर्सन है जो कैरी कर रही है इंश्योरेंस का बिजनेस, ठीक है जी, समझे आप। अगर सर्विस सप्लाई हो रही है बाय इंश्योरेंस एजेंट टू अ पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, दैट इज एलआईसी और जीआईसी फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस केस में आरसीएम अप्लाई होगा। एंड टैक्स देगी एलआईसी या जीआईसी अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, या फिर पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। मैंने बोलना भूल गया, आई एम सॉरी। अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, फॉर एग्जांपल एलआईसी इंडिया में है, जीआईसी इंडिया में है, तो एलआईसी या जीआईसी ही टैक्स देगी। अदरवाइज अगर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है वो, तो इंश्योरेंस एजेंट को ही टैक्स देना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। चलो, सिंपल था, इसमें समझने वाली चीज़ नहीं थी। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 8। हाँ नहीं, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये इतना रेलिवेंट बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं है, ऐसे ही बताया हूँ, लिखता नहीं हूँ उस चीज़ को। अगर मान लो, लेज़र पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर कोई, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अगर अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही है थ्रू ईसीओ। सर ये ईसीओ क्या होता है? ईसीओ के बारे में हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में हम पढ़ेंगे ईसीओ के बारे में, लेकिन ईसीओ की फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब कोई ऑनलाइन वेबसाइट या फिर कोई ऑनलाइन ऐप है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी डायरेक्टली कस्टमर को बेच रही है, ठीक है, डायरेक्टली बेच रही है। तो इस केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, हमेशा, ठीक है। यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है? इंश्योरेंस कंपनी ने किसी भी ऐप पर, आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐप में इंश्योरेंस पॉलिसी लिस्टेड होते हैं, वहाँ से अगर डायरेक्टली किसी कस्टमर ने खरीदा, तो उस केस में हमेशा जो है फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। उस केस में आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। आरसीएम कब अप्लाई होगा? जब इंश्योरेंस एजेंट होगा और इंश्योरेंस कंपनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस होगा, एलआईसी, ठीक है, या फिर जीआईसी, और बदले में एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दे रही है। तो इस केस में आरसीएम अप्लाई होगा एलआईसी पे। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है इंश्योरेंस एजेंट का। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट भी खत्म। कितना टाइम लगाया मैंने इसमें? मैंने देखता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट दूँ, है ना, आपका भी टाइम बचे। चलो, वैसे मैं पहली जो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत कम टाइम में ही पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल मैं फोकस करता हूँ एफिशिएंसी पे, कि एफिशिएंसी बढ़िया आनी चाहिए बस। इफेक्टिवनेस भाई धोखा है मेरे हिसाब से तो। हाँ चलो, पॉइंट नंबर 8। लिखता हूँ पहले इसको, फिर इसको समझाएंगे, इसमें भी वैसे ही चलेंगे हम, ठीक है। मेरी आवाज़ हाँ हो रही है, ओके। सर्विस सप्लाइड बॉक्स बन जा, हाँ, बाय रिकवरी एजेंट। सर ये तो मुन्ना भाई की बात हो रही है। हाँ समझ लो, उसी के जैसे बंदों की बात हो रही है, ठीक है। टू बैंकिंग कंपनी, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या फिर समझ लो कोई एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है सर? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो देखो, यहाँ पर पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन होगा? पीएलपीटी, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, दैट विल बी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर एनबीएफसी, ठीक है। ये होंगे पर्सन लायबल टू पे टैक्स। मैंने बॉक्स बनाया नहीं बनाया, छोड़ो, इसमें बॉक्स नहीं बना रहा। हाँ चलो ठीक है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई बॉक्स बनाने की मुझे नीड नहीं है एज सच। जो सिंपल है उसको जल्दी से ख़त्म करो यार, सीधी सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, है ना। सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। अगर रिकवरी एजेंट ने इन तीनों को सर्विस प्रोवाइड की है बाय वे ऑफ रिकवरी, ठीक है, किसी लोन की,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस केस में टैक्स कौन देगा? रिकवरी एजेंट देगा या फिर ये तीन देंगे, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी? ऑफ कोर्स सर, आरसीएम की बात हो रही है तो रिसिपेंट ही देगा ना यार। एनबीएफसी देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा या बैंकिंग कंपनी देगा, जो कि ये है, ये तीन। और यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी ही नहीं है, अब मैं रेड से लिखूंगा क्योंकि मैंने लिखी नहीं है, दैट इज दे शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, राइट? मैंने लिखा ही नहीं। अगर ये तीनों टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ये टैक्स देंगे, ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज। अंडर रिवर्स चार्ज एक बार मैं लेजर पेन से आपको लिख के बता रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम। अगर कोई रिकवरी एजेंट है किसी बैंकिंग कंपनी, मैं सिर्फ एक ले रहा हूँ, बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, या लिख देता हूँ यार, एनबीएफसी को दे रहा है, ठीक है, एन क्या कर रहा हूँ मैं, एनबीएफसी को दे रहा है या फिर दे रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो कि ये सब टैक्सेबल टेरिटरी में है अगर, तो उस केस में यही टैक्स देंगे अंडर आरसीएम। लेकिन अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो ये आरसीएम में टैक्स नहीं देंगे, ये देंगे फॉरवर्ड चार्ज में, सॉरी ये टैक्स देंगे ही नहीं, आई एम सॉरी, ये देंगे फॉरवर्ड चार्ज में। यहाँ रिकवरी एजेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा, ठीक है। वन लास्ट टाइम, एक बार दोबारा लास्ट टाइम बोल रहा हूँ बस, अगर कोई रिकवरी एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है उसको सर्विस दे रहा है, रिकवरी सर्विसेज, ठीक है, बाय वे ऑफ रिकवरी ऑफ लोन फॉर एग्जाम्पल, उस केस में टैक्स कौन देगा अंडर रिवर्स चार्ज? बैंकिंग कंपनी देगा, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा रिकवरी एजेंट पर, और टैक्स कौन देगा? रिकवरी एजेंट अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। चलो, आरसीएम खाली इसी केस पे लगेगा अगर ये तीनों टैक्सेबल टेरिटरी में है, लेकिन अगर नहीं है, अगर ये वाला पॉइंट मिसिंग है तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा इस पर, ठीक है जी। चलो, 8 पॉइंट भी ख़त्म भाई, जिस पे तीन बहुत जल्दी ख़त्म हो गए हमारे, है ना। अब पॉइंट नंबर 9 पे आ गए। मैं बता रहा हूँ यार, ये चैप्टर बहुत आगे, जो मैंने बताया ना आपको, छोटे छोटे चैप्टर है सारे, टाइम आपको यहाँ लगना था, पहले 2 चैप्टर मैंने लगा दिया, बहुत अच्छा टाइम, तो अब आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत कम दिक्कत आ रही होगी, चीज़ें आप समझ गए हो बहुत सारी, है ना। चलो, पॉइंट नंबर 9, अब पहले इसको मैं लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग या फिर परमिटिंग, परमिटिंग यूज और enjoyment of a copyright, मैं फुल स्टॉप क्यों लगाता हूँ यार, एक मिनट, राइटिंग भी थोड़ी गंदी है, एक मिनट रुकना। सर क्या हुआ उस वादे का जो आपने हमसे किया था कि राइटिंग आप अच्छी करोगे? यार शर्म आती है खुद पर इस बात पे तो करेंगे भाई, पता नहीं कैसी राइटिंग है मेरी। रिलेटिंग इसने पता है, इस पे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसको अभी यूज़ करना मैंने चालू करा है, ठीक है। पेपर पे इतनी बुरी नहीं है यार, पता नहीं, थोड़ी सुधरेगी धीरे धीरे, है ना। रिलेटिंग टू, इसको मैं अलग पेन से लिखूंगा, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, एक मिनट को, आर्टिस्टिक वर्क, एक मिनट, अरे भाई क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, बन जाओ भाई, ऐसे मत करो भाई, मैं नहीं खेल रहा भाई, रहने दो। हाँ चलो, अगर देखो मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, देखो, म्यूजिक कंपनी, कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ठीक है, टू
म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक इन टैक्सेबल टेरिटरी, इन टीटी। एक मिनट यार, पंखा बढ़ाऊँ, थोड़ी गर्मी लग रही है। ठीक है, अब पर्सनल लायबिलिटी टू पे टैक्स कौन होगा यहाँ पे? लैक्सी लिखता हूँ, PLPT, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक इन टीटी। यहाँ बॉक्स बन गया, देखो ऊपर नहीं बन रहा भाई, मजे लेता है आईपैड मेरे से, मुझे ऐसा लग रहा है। बताओ भाई, दिवाली आ रही है और ऐसे काम कर रहा है आईपैड, बताओ। छोड़ो, हाँ दिवाली आने वाली है, जो लेट देख रहे हैं, मतलब मैं दिवाली के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि उस टाइम तक जब आपके एग्जाम आए ये वीडियो सारी खत्म रहे और आप वन शॉट में इसको देख पाओ, आपको वेट ना करना पड़े मेरी वीडियोस का, है ना। चलो देखो, सप्लाई ऑफ सर, देखो इसको पहले पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, और पॉइंट नंबर 9A भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर पॉइंट 9A को पढ़ेंगे। चलो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट। देखो सब दोबारा पढ़ रहा हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग, परमिटिंग या फिर इंजॉयमेंट द कॉपीराइट। यहाँ पे कॉपीराइट की बात हो रही है, कोई बंदा ट्रांसफर कर रहा है अपना कॉपीराइट, ठीक है, रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट, ठीक है। मतलब अगर कोई, इन शॉर्ट, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या फिर कोई आर्टिस्ट, अगर ये सारे वर्क अपने, ये सारे वर्क का कॉपीराइट, ये सारे वर्क का कॉपीराइट अगर किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को दे रहा है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, उस केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा इन पर, RCM पे, इन पर टैक्स लगेगा, ठीक है। पर्सनल लायबिलिटी टू पे टैक्स शैल बी द म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर या फिर इनके जैसा कोई जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, उसको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा, RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा पहली बार पढ़ने में। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक कंपोजर है, फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूजिकल वर्क का कॉपीराइट प्रोवाइड कर रहा है किसी म्यूजिक कंपनी को, उस केस में म्यूजिक कंपनी पर RCM में टैक्स लगेगा अगर ये TT में है, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ये, ठीक है। अब देखो, अगर, दोबारा बोल रहा हूँ, इन तीनों में से कोई भी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट अगर अपना कोई ओरिजिनल, कोई ड्रामेटिक या फिर म्यूजिकल या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट प्रोवाइड कर रहा है इन तीनों को, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को या फिर किसी इनके जैसे को, तो उस पर टैक्स लगेगा अंडर RCM इफ द म्यूजिक कंपनी एंड द प्रोड्यूसर इज इन TT, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। हाँ, अब एक बार मैं आपको एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, रुको। ड्रामेटिक का आप समझ लो एक्टर हो गया कोई, ठीक है, और म्यूजिकल में आप ले लो अरिजीत अपना। आजकल तो डिलुमिनाटी चल रहा है, मतलब दिवाली के टाइम पे, अभी जब आप देख रहे होगे तब ये ओवर हो चुका होगा। दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिलजीत का शो चल रहा है, तो बहुत फेमस है, तो लोग कहेंगे दिलजीत क्यों नहीं लिखा, अरिजीत लिखा है मेरे यहाँ पे। उसके बाद पार्टनर, भाई आज भी शो है, सोचो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद पेंटर, आर्टिस्टिक वर्क में ले लो, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, जो ब्रैकेट मैंने आपको यहाँ पे जो भी लिखा है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। सुनो, हाँ, ये क्या हुआ, हाँ, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर या फिर फोटोग्राफर, लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, या फिर कोई आर्टिस्ट अपना ओरिजिनल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या फिर आर्टिस्टिक वर्क किसी भी तरीके का इनको प्रोवाइड कर रहा है, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को या फिर इनके जैसे को, उस केस में म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर या फिर इनके जैसा कोई टैक्स देगा। क्योंकि देखो, ये सारे लोग को गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो सारे लोग हैं ना, ये जो सारे लोग जो ये सारे काम प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना इन सारे काम का कॉपीराइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट को थोड़ा मुश्किल लगता होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो हम म्यूजिक कंपनी से कलेक्ट करेंगे या फिर प्रोड्यूसर से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट को लगता है कि इनसे टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा ईजी है, अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी में है तो इनसे RCM में गवर्नमेंट टैक्स मंगवाती है। कोई दिक्कत हो, कोई शिकवा हो, कोई गम हो कि मेरे समझाने में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो बाय वे ऑफ व्हाट्सएप और बाय वे ऑफ कमेंट्स, ठीक है। और मैं आपको डाउट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट, बार बार मैं ये बोलता हूँ, ठीक है, टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। अब पॉइंट 9A की बात करेंगे हम। हाँ, चलो ब्लू से लिखेंगे पॉइंट 9A, ठीक है। पहले लिखेंगे इसको भी, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय
वे ऑफ ट्रांसफ़र, ऊपर वाला ही सेम है यार, सोच रहा हूँ कॉपी कर दूँ, बट छोड़ो, थोड़ी सी मेहनत तो देखो मैं भी कर ही लेता हूँ आपके साथ। परमिटिंग यूज़ या फिर इंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू, कैसे लिखा है मैंने, हाँ, रिलेटिंग टू, ये राइट से लिखा है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, बस ये अलग है, ठीक है। इसको बॉक्स में करूँगा, देखिए इस बार बॉक्स बन जाइयो, बन गया देखो इस बार। दिल से बोला ना मैंने, देखो दिल से अगर मैं आईपैड को कुछ बोलूँ तो मना नहीं करता आईपैड मेरा। हाँ, बाय, देखो बोलो दिल से, कर दिया भाई, बाय। ऑथर, ठीक है, टू पब्लिशर जो कि टीटी में है, तो पीएलपीटी कौन है यहाँ पे, पर्स शेप बना हुआ था ना, रुको, पीएलपीटी कौन है, पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी द पब्लिशर इन टीटी, ठीक है। चलो अब एक बॉक्स बनाएंगे ज़रा, उस बॉक्स में आपको बताएंगे अगर पब्लिश, अगर सॉरी ऑथर ने फॉरवर्ड चार्ज, एक मिनट, अगर ऑथर ने फॉरवर्ड, ये क्या हुआ, हाँ, एक बॉक्स बनेंगे, इस बॉक्स में समझेंगे अगर ऑथर ने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने को अप्लाई किया है तो उस केस में क्या होगा, और क्या वो कर सकता है ऐसा, बिल्कुल कर सकता है। चलो देखना, अलग अलग शेप्स खुद बनाता है मेरा आईपैड, मुझे बताता रहता है कि देखो आप ये काम भी कर सकते हो, हमें करना ही नहीं है। कहाँ गया सर, ये बोलो ना सीधे सीधे आपको आईपैड चलाना नहीं आता। चलो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग परमिटिंग द यूज़ और इन्जॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, पर हमने पढ़ा इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम किसी को कॉपीराइट सर्विस दे रहे हैं, कौन दे रहा है कॉपीराइट सर्विस, कॉपीराइट का यूज़ करने का राइट कौन दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है अगर कोई ऑथर अपना ओरिजिनल लिटरेरी वर्क का, मतलब कुछ लिखा है, कुछ अपना खुद का लिखा है, ठीक है, किसी ऑथर ने अपना कुछ खुद खुद का लिखा है, और उसका अगर कॉपीराइट, उसको यूज़ करने का कॉपीराइट अगर वो किसी पब्लिशर को दे रहा है, अगर किसी पब्लिशर को दे रहा है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, उस केस में टैक्स कौन देगा, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अंडर सेक्शन 93 टैक्स देगा पब्लिशर जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, अंडर आरसीएम टैक्स देगा। लेकिन अगर टीटी में नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा कौन, ऑथर, ठीक है, तो ऑथर टैक्स देगा फॉरवर्ड चार्ज में अंडर एफसी, ठीक है। चलो दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ बार बार बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर अगर देखो कोई ऑथर अपने ओरिजिनल लिटरेरी वर्क को, कुछ उसने अपना खुद का लिखा है, उसको यूज़ करने का कॉपीराइट, उसको यूज़ करने का कॉपीराइट किसी पब्लिशर को दे रहा है जो कि टीटी में है, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसमें आरसीएम पे टैक्स देगा पब्लिशर, ठीक है, जो कि टीटी में है। लेकिन अगर ये टीटी में नहीं है, टीटी में नहीं है पब्लिशर, तो ऑथर टैक्स देगा अंडर एफसी, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज। दिस इज एज पर सेक्शन 93। एक हमने गुड्स का पढ़ा था, एक हमने सर्विस का पढ़ा था, रिवाइज करवा रहा हूँ। सर्विस में सेक्शन 93 का केस नंबर 9A, ठीक है, 9 हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भले भले पब्लिशर टैक्सेबल टेरिटरी में हो, लेकिन ऑथर ने बोला है गवर्नमेंट को, अरे गवर्नमेंट रुको रुको मेरी बात सुनो, मैं हूं ना, मैं टैक्स दूंगा ना, विश्वास नहीं है मुझे, बताओ। गवर्नमेंट कहती है विश्वास तो देखो हमें किसी पे नहीं है, ठीक है, किसी पे नहीं होता गवर्नमेंट को विश्वास, तभी तो देखो ऐसे ऐसे लॉज बनाती है गवर्नमेंट कि आरसी में टैक्स पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है मुझे विश्वास नहीं है, तो कहता है फिर भी ऑथर कहता है अरे करो मुझ पर विश्वास, करो मुझ पर विश्वास। तो गवर्नमेंट ना कहती है ठीक है मैं तुम पे विश्वास करूंगी, तुम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स से देना, लेकिन तुम एक डिक्लेरेशन दोगे, एक डिक्लेरेशन दोगे, कुछ कंडीशंस होती है फॉरवर्ड चार्ज अप में अप्लाई करने के लिए, फॉरवर्ड चार्ज में अप्लाई करने के लिए ऑथर अप्लाई करना चाहता है ना कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, तो कुछ कंडीशंस है वो हम लिखते हैं। रुको, मतलब अरे लेजर पेन से क्यों लिख रहे हो भाई, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल व्हेन, हाँ
ऑथर देखो, पहला तो यहाँ पे आप ये लिख दो, ऑथर अगर डिक्लेरेशन देता है मेक्स, ये सेकंड पॉइंट है वैसे, मैं इसको पहले लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी बाइफर्केशन नहीं है आगे। देखो, ऑथर मेक्स अ डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑन इनवॉइस इशूड टू पब्लिशर। बहुत गंदी राइटिंग है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रुको सर, बड़ा बड़ा लिख दो, क्या हो गया, एक बॉक्स दोबारा बना दूंगा बाद में, रुको। हाँ, मेक्स डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस इशूड टू पब्लिशर। ठीक है, मतलब देखो, दूसरी कंडीशन, मैंने पहले लिखवा दी है। दूसरी कंडीशन ये है, फॉरवर्ड देखो, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ऑथर जो है वैसे तो ऑथर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर वो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क की कॉपीराइट यूज़ करने की सर्विस प्रोवाइड करे पब्लिशर को, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है। उस केस में ऑथर को वैसे तो देखो ज़रूरत नहीं है टैक्स पे करने की अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर ऑथर अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है कि गवर्नमेंट मुझे मार, गवर्नमेंट मुझे मार, बैल नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट मुझे मार, अगर ऑथर ऐसे बोल रहा है तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इनवॉइस में पब्लिशर को, ठीक है, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इनवॉइस में पब्लिशर को कि भाई मैंने जो है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का अपनी मर्जी से, अपनी सहानुभूति से इसको सोचा है और मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऑथर अगर ऐसे बोलेगा कि डिक्लेरेशन, देखो ये इनवॉइस है, ठीक है, इनवॉइस, यहाँ पर ना जो ऑथर अपना इनवॉइस बनाएगा ना, ऑथर इनवॉइस बनाएगा जो पब्लिशर को दिया जाएगा, पब्लिशर को इनवॉइस दिया जाएगा ना, तो ऑथर एक डिक्लेरेशन डालेगा इनवॉइस में कि भाई देखो, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ, और ये इनवॉइस दिया जाएगा पब्लिशर को। मतलब देखो, इनवॉइस में बाकी चीज़ें तो होंगी, बिल का मतलब कॉपीराइट सर्विस यूज़ करने का अमाउंट, ठीक है, और उस पर जीएसटी, और साथ में ऑथर को ये भी लिखना पड़ेगा कि देखो, मैं खुद ये डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। चलो, यहाँ अब इसकी बाइफर्केशन करनी है। अब देखो यहाँ पर दूसरे वाले की, ऑथर, ये फर्स्ट पॉइंट, ऑथर रजिस्टर्ड है एंड डिक्लेरेशन फाइल्ड हाँ, देखो, ऑथर रजिस्टर्ड है और डिक्लेरेशन फाइल हो गई है। इसको मैं ना ज़रा पहले लिख दूँ फिर आपको बताऊंगा। इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, रुको, हाँ ठीक है। चलो, डिक्लेरेशन फाइल एक्साइजिंग टू एक्साइज पे टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज, उसके बाद कंप्लाई ऑल प्रोविजंस, या फिर नॉट विड्रॉन, नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम सेड ऑप्शन फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक मतलब विड्रॉ नहीं करेगा वो इस ऑप्शन से। अब देखो, इसको बॉक्स में पहले डाल दूंगा पूरे को, 1 2 3 4, हाँ बन गया। देखो देखो, ये जो चीज़ है ना, ये बी कॉम ऑनर्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। सर आपने टाइम वेस्ट क्यों किया यार, कुछ चीज़ें ना थोड़ी समझनी होती है। देखो, आरसीएम में पब्लिशर टैक्स देगा टैक्सेबल टेरिटरी में। अब अगर ऑथर ने बोल दिया कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में देना चाहता हूँ, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो यार क्या जाता है, स्किप कर दो, नहीं समझना तो मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल आप समझोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो, स्किप कर दो जिसको नहीं समझना, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर बी कॉम ऑनर्स, दैट मच इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है बी कॉम ऑनर्स के लिए। शायद आ जाए, शायद, लेकिन बहुत कम चांस है उसके आने के, ठीक है। चलो,
देखो अगर ऑथर ने बोला कि भाई आ गवर्नमेंट मुझे मार, आ गवर्नमेंट मुझे मार, उस केस में ऑथर को देखो, ऑथर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऑथर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, और एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि वो टैक्स देना चाहता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वो टैक्स देना चाहता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। और वो कंप्लाई करेगा सारे प्रोविजन को, और वो कंप्लाई करेगा सारे प्रोविजन किसके, जीएसटी की बात कर रहे हैं ना, तो जीएसटी के सारे प्रोविजन को कंप्लाई करेगा, ठीक है। ऑथर को ये बोलना पड़ेगा डिक्लेरेशन में, ऑथर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, और उस डिक्लेरेशन में पहली चीज़ को ये बोलनी पड़ेगी कि एक्साइज, कि वो ऑप्शन एक्साइज करता है टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। दूसरा कि वो सारे प्रोविजंस ऑफ जीएसटी कंप्लाई करेगा, ठीक है। तीसरा वो इस ऑप्शन को, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने के ऑप्शन को विड्रॉ नहीं करेगा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्साइजिंग सच ऑप्शन, ठीक है, समझे। और दूसरी चीज़, जब वो इनवॉइस इशू करेगा, मैंने आपको बता दिया, तो इस इनवॉइस में लिखेगा कि भाई मैंने पब्लिशर को, कि भाई मैंने जो, भाई मेरी बात सुन, या बहन मेरी बात सुन। सर भाई बहन क्यों बना रहे हो आप, चलो यार आई एम सॉरी, मुझे पता है आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है ये सुन के, कोई बात नहीं नहीं बनाऊंगा। हाँ इनवॉइस, हाँ सर बताओ, भाई बहन बना देते हो हर बार। तो देखो जो इनवॉइस है ना, यहाँ पर वो डिक्लेरेशन देगा मैंने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का सोचा है खुद की अपनी मर्जी से, और फिर वो पब्लिशर को इनवॉइस देगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखेगा टैक्स जो बन रहा है, और फॉरवर्ड चार्ज में खुद ऑथर पे कर देगा, ठीक है। चलो इसको और नहीं समझाऊंगा, जिसको डाउट होगा, जिसको नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये ऊपर वाला, ठीक है। वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या मुझसे चैट में पूछ सकता है, कमेंट में, चैट बोल रहा हूँ। चलो यार अब ना आगे हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है, ये वाला अगला वाला जो केस है, ठीक है। तो मैं इस को एंड कर रहा हूँ। अगले वाले केसेस देखो छोटे हैं बड़े हैं, मैं छोटे ही थे सारे, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटे केस है, ये भी छोटा केस, हाँ ऑलमोस्ट सारे छोटे हैं। नेक्स्ट क्लास में ना मुझे लग रहा है कि आरसीएम के जो सारे बाकी के केसेस है ना, सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीटीए वाला केस, ठीक है। तो इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। अगली क्लास में हम आरसीएम के सारे केसेस खत्म करेंगे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीटीए, और 5th क्लास में जीटीए, ईसीओ और आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स वो खत्म करेंगे। 5th क्लास थोड़ी छोटी होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए गुड बाय, मेरी वीडियो बंद हो चुकी है, तब तक के लिए गुड बाय, और आप इसको रिवाइज करके आना। जय श्री कृष्णा।